गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे फिर से द हिंदू एज यूजुअल, जैसे कि रोज़ देखते हैं 4 मई का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ है, मणिपुर में नृजातीय संघर्ष के 2 साल पूरे हो गए हैं। मणिपुर में नृजातीय संघर्ष, इथनिक क्लैश, मैं आप लोगों को ये मुद्दा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, कभी कभी मैचिंग में आ जाता है कि संघर्ष शुरू क्यों हुआ है। उसके केंद्र में 2 ट्राइब्स हैं। तो केंद्र में है मणिपुर। मणिपुर क्या है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारे यहाँ का। तो यहीं पर पड़ेगा। ठीक है, मणिपुर तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। यहाँ पर 2 ट्राइब्स निवास करती हैं मुख्य रूप से। एक है मैती समुदाय और दूसरा है कुकी और जो समुदाय भी बोलते हैं, ZO लिखते हैं जो के लिए, ZO। मैती, इन्हीं दोनों के बीच संघर्ष हुआ था। जो वायलेंस हो रहा है, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, इन्हीं दोनों समूहों में आपस में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, बहुत बड़े पैमाने पर हुई। उसी के 2 साल पूरे हुए हैं। ये मैती समुदाय जो है वहाँ पर बहुसंख्यक समुदाय है, इसकी संख्या ज़्यादा है, और कुकी समुदाय अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब संख्या कम है, बस। ठीक है, तो वहाँ का जो हाईकोर्ट है, उस हाईकोर्ट ने क्या किया, हाईकोर्ट का एक आदेश आया था जिसके तहत जो मैती समुदाय है इसको भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया गया था राज्य को कि इसके लिए भी आरक्षण लागू किया जाए। कुकी को पहले से आरक्षण मिला हुआ है। इसी आदेश के विरोध में कुकियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको आरक्षण मिला हुआ था पहले से ही। अब इनको लगा, कुकियों को, कि मैती अगर आरक्षण मिल जाता है तो हमको कम नौकरियां मिलेंगी, कम अधिकार मिलेंगे। तो इसी आंदोलन के क्रम में दोनों के बीच क्या हुआ, संघर्ष शुरू हो गया था, जो अभी भी चल ही रहा है हल्का फुल्का। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इशू क्या था। कि आपसे जब पूछा जाता है मैती कहाँ निवास करती है, कुकी कहाँ निवास करती है, तो आप इसी घटना से जोड़कर याद कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं एंथनी अल्बानीज को लेकर के। एंथनी अल्बानीज ये कौन है? ये चुने गए हैं प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के PM चुने गए हैं। पहले से थे, दोबारा चुने गए हैं। क्या हुआ? ये दोबारा चुने गए हैं। ठीक है, ये लेबर पार्टी से हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल होता है। फिक्स कार्यकाल नहीं है, लेकिन चूंकि वहाँ जैसे अपने यहाँ लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, वैसे यहाँ लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, HOR, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसका जो चुनाव होते हैं जनरल इलेक्शन, वो प्रति 3 वर्ष पर होते हैं। तो कोई PM बनेगा तो अधिकतम 3 साल तक ही रहेगा, क्योंकि PM बनने के लिए आवश्यक है कि उसको यहाँ पर मेजॉरिटी होनी चाहिए। जैसे भारत में सेम सिस्टम है। तो जब तक यहाँ PM को मेजॉरिटी रहेगी तब तक वो PM रहेगा, मेजॉरिटी खत्म, PM खत्म। तो मैक्सिमम समय 3 साल है जो रह सकते हैं।
ठीक है, इसके बाद चुनाव हो जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया के पीएम चुने गए हैं, हमें इनका थोड़ा सा लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो मैं एज यूजुअल अफ्रीका से मैप बनाना शुरू कर रहा हूँ। ये हमारा अफ्रीका है, ये अरब देश हो गए, ये हमारा इंडिया, और इसी से वापस जाते हुए चाइना की तरफ, ये आपको जावा सुमात्रा, आज शायद ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ लास्ट में है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का मैप ऐसा कुछ होता है लगभग। तो ये ऑस्ट्रेलिया है जो कि महाद्वीप भी है, महाद्वीप भी है और देश भी है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ईरान का, ईरान को लेकर के न्यूज़ है। क्या है? ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा है। यूरेनियम संवर्धन ईरान ने कहा है ये हमारा राइट है। क्या है? राइट, अधिकार है यूरेनियम संवर्धन का, कि यूरेनियम को एनरिच करना ये हमारा राइट है। ईरान का जो कहा है कि ये, ईरान ने कहा कि ये हमारा अधिकार है कि हम यूरेनियम को संवर्धन करेंगे। आपको यहाँ पर याद रखना है, ईरान और अमेरिका के बीच इस समय डील चल रही है। सफल नहीं हुई है, एक राउंड की बैठक हो चुकी है, दोबारा वाली पोस्टपोन कर दी गई है, ठीक है। तो ईरान ने कहा कि संवर्धन करना हमारा अधिकार है, इसीलिए सारा मामला ईरान पर जो केंद्रित है वो अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाया जाता है, क्योंकि ये यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है। और ईरान ने कहा कि हम जो एनरिचमेंट कर रहे हैं वो सिविलियन यूज़ के लिए कर रहे हैं, सिविल यूज़ के लिए, नागरिक इस्तेमाल करेंगे। सिविलियन यूज़ का मतलब होता है शांतिपूर्ण इस्तेमाल, ठीक है। तभी इसको मत याद रखिए। हम शुरू करते हैं यूरेनियम संवर्धन से। इशू क्या है इनका? यूरेनियम संवर्धन इन्होंने जो कर लिया है 60% तक कर लिया है, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं यूरेनियम के प्रकार, तब हम मुद्दा समझ पाएंगे कि मुद्दा क्या है इसका। यूरेनियम प्रकार, यहाँ आपको पता होना चाहिए कि यूरेनियम जो होता है उसके दो आइसोटोप होते हैं, दो रूपों में पाया जाता है। यूरेनियम का सिंबल यू होता है, और ये दो होते हैं, एक होता है यूरेनियम 235, एक होता है यूरेनियम 238, ठीक। तो ये दोनों क्या समस्थानिक हैं। समस्थानिक क्या होता है? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। जो यूरेनियम 235 है वो हमारे लिए यूज़फुल है, और इसका परसेंटेज जो हम नेचर में पाते हैं वो बहुत कम होता है। यूरेनियम 235 का परसेंटेज 0.7% होता है नेचर में, जो हम कोई खनिज मिलता है उसमें। रेस्ट ऑफ जो होता है, कोई अगर यूरेनियम हमें प्राप्त किया गया नेचर से, तो में ये यूरेनियम 235 0.7% होता है, और बाकी बचा हुआ जो यूरेनियम 238 है वो होता है। तो उसका जो परसेंटेज होता है वो बहुत अधिक होता है, लगभग 98% के आसपास तक होता है, ठीक है। 99.3% वही होगा यूरेनियम में। तो ये जब आपने कोई यूरेनियम प्राप्त किया तो उसमें ये कंपोजिशन आपको मिलेगा लगभग। तो मुख्य रूप से तो यही बात हो गया उसमें, ठीक है।
यहाँ पर ये परसेंटेज आपकी ज़रूरत नहीं है, लगभग इतना ही होता है 98-99% के आसपास, ठीक है। हमें ज़रूरत है इसकी, अगर इसका परसेंटेज बढ़ाया जाए यही यूजफुल है हमारे लिए, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन परसेंटेज इसका होता है कम, तो इसका परसेंटेज बढ़ाया जाता है। क्या? प्रतिशत बढ़ाना। 0.7% है, इसको बढ़ाकर 90% तक ले जाना या 100% तक ले जाना, इसी को बोलते हैं इनरिचमेंट, संवर्धन। कि 92 यूरेनियम 235, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 होता है, तो 92 यूरेनियम 235 का जो परसेंटेज है, मात्रा है, उसको बढ़ाकर 90% या एंड अबव ले जाना, यही कहलाता है इनरिचमेंट। तो इसकी टेक्नोलॉजी सबके पास नहीं है। अब यहाँ देखते हैं इसके जो प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं इसी में। एक होता है लो इनरिच्ड यूरेनियम, LEU बोलते हैं, HEU, लो इनरिच्ड यूरेनियम। लो इनरिच्ड और हाई इनरिच्ड, मतलब ज़्यादा संवर्धन जिसमें, एक में कम संवर्धन। हाई इनरिच्ड में परसेंटेज ज़्यादा होगा, लो में कम होगा। तो 20% तक अगर है तो लो इनरिच्ड माना जाता है, और 20% से ज़्यादा है तो उसको बोला जाता है हाई इनरिच्ड है। अब यहाँ पर जो लो इनरिच्ड होता है 20% वाला, इसको यूज किया जाता है रिएक्टर में। कई रिएक्टर्स होते हैं उसमें यूज करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं। 20% से ज़्यादा जो होता है, अगर इसी को 90% प्लस कर दिया जाए, 90% से ज़्यादा इनरिचमेंट हो गया, तब जो 20% ज़्यादा में करते करते अब 90% एंड अबव चले जाएंगे, तो ये यूरेनियम हो जाता है वेपन ग्रेड का, हथियार वाले कैटेगरी में आ जाता है। मतलब इसका उपयोग हथियार बनाने में किया जा सकता है। अब आप याद करिए, ईरान पहुंच चुका है 60% तक। अगर वो 90% पहुंच जाता है या अबव हो जाता है तो उसके पास यूरेनियम हो जाएगा वेपन ग्रेड का। और जब वेपन ग्रेड का यूरेनियम उसके पास हो जाएगा तो क्या करेगा? वो बनाएगा नाभिकीय हथियार। नाभिकीय हथियार। विश्व में नाभिकीय हथियार अभी कितने लोगों के पास है? 5 + 3 8 लोगों के पास है। तो अब कोई नहीं चाहता कि किसी देश के पास नाभिकीय हथियार हो, इसीलिए ईरान पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं अमेरिका के द्वारा। अब इसी को रोकने के लिए एक संधि की गई थी, NPT जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियर NPT, सॉरी टी लिखिएगा, आई नहीं है, न्यूक्लियर NPT। ये संधि इसीलिए हुई थी। 1970 में इन लोगों ने संधि की। इन लोगों का मतलब वैश्विक स्तर पर संधि हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से जो P5 देश हैं, ये वही P5 हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, और विश्व के अन्य देशों के बीच में, जिसमें लगभग 190 मेंबर्स शामिल हैं। मतलब इतने लोगों ने साइन कर रखा है। P5 कौन से हैं? P5 मतलब पावर इनके पास है सिक्योरिटी काउंसिल में, जो स्थायी सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल के। तो पहला है आपका अमेरिका, दूसरा आपका ब्रिटेन, तीसरा है वहाँ का फ्रांस, चौथा रूस, और पांचवा है चीन। इन पांचों के पास नाभिकीय हथियार हैं। यह संधि यही मानती है कि केवल 5 देशों के पास नाभिकीय हथियार हैं। कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि NPT के हिसाब से
विश्व में केवल 5 देशों के पास नाभिकीय हथियार हैं। अब यहाँ पर क्या है, भारत से चल के 3 देश हैं, इन्होंने साइन नहीं किए, इस पर 3 देश ने हस्ताक्षर नहीं किए। ये कौन से देश हैं? 1, 2 और 3। पहले तो हमने ही साइन नहीं किया हुआ है, हमने कहा भाई हम साइन नहीं करेंगे। हमने नहीं किया तो हमारे पड़ोसी ने भी नहीं किया। तीसरा है इजराइल, जिसको समर्थन है अमेरिका का, तो इसने भी साइन नहीं की। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियर एनपीटी पर या नाभिकीय अप्रसार संधि, न्यूक्लियर एनपीटी का फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखा, लिख देते हैं, 1 मिनट। नाभिकीय अप्रसार संधि, ये हो गया न्यूक्लियर, और इसका मतलब होगा नॉन प्रोलिफरेशन, FERATION, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, TREATY, ये NPT, न्यूक्लियर आगे हो जाएगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, तो इस पर 3 देशों ने साइन नहीं किए हैं, लेकिन इन तीनों ही देशों के पास नाभिकीय हथियार हैं। बना लिए हैं। ठीक है, तो सामान्य रूप से आपसे कोई पूछता है कि विश्व में कितने देशों के पास नाभिकीय हथियार हैं, तो 5 ये, 3 ये, 8 लोगों के पास हैं। ठीक, अगर एनपीटी के अनुसार पूछता है कि एनपीटी कितने लोगों को मानती है उनके पास नाभिकीय हथियार हैं, तो ये एनपीटी या ये संधि जो है सिर्फ 5 लोगों को मानती है जिनके पास हथियार हैं। यहाँ पर यह भी पूछा जाता है किस देश ने एनपीटी पर साइन नहीं किए, तो भारत ने नहीं किए, पाकिस्तान ने नहीं किए और इजराइल ने नहीं किए। नेक्स्ट है, इस संधि का जो उद्देश्य था वो क्या है, ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं। उद्देश्य नाम से ही स्पष्ट है, नाभिकीय अप्रसार संधि। नाम से कैसे स्पष्ट है, नाभिकीय अप्रसार, नाभिकीय अप्रसार से समझ में नहीं आ रहा है, बेसिकली होना चाहिए नाभिकीय हथियार। ठीक है, यहाँ नाभिकीय अप्रसार, तो नाभिकीय का मतलब है नाभिकीय हथियार की बात हो रही है, ये संधि व्यस्त है नाभिकीय हथियारों पर। तो पहली बात इसमें जो है कि नाभिकीय हथियारों का अप्रसार करना, अप्रसार नाभिकीय हथियारों का अप्रसार से अच्छा है नाभिकीय हथियारों का प्रसार रोकना। अभी आपने ऊपर देखा कि सिर्फ 5 देशों के पास हथियार हैं, ऐसा संधि मानती है, तो प्रसार कैसे रोका जाएगा, इसका मतलब ये कि ये 5 देश जो हैं अब नाभिकीय हथियार किसी को न देंगे। क्या, ना तो हथियार देंगे, कौन से, नाभिकीय वाले, दूसरा ना ही टेक्नोलॉजी देंगे। देखो, कोई चीज़ बनाने के 2 तरीके हैं, जैसे ये मोबाइल है, मान लीजिए हमने इसको खरीद लिया तो हमारे पास मोबाइल हो गया। दूसरा होता है इनके पास, इनको पता है कि मोबाइल कैसे बनाते हैं, तो इन्होंने पूरा पर्चा बना के लिख के दे दिया और हम ले आए पर्चा हमारे पास है, हमने सामान ले आए और जैसे जैसा कहा था वैसे जोड़ लिया, मोबाइल बन गया। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि आप केवल बेचोगे नहीं मोबाइल, तब तो चलो ठीक है, ये वाला मोबाइल नहीं बेचेंगे, लेकिन लिख के दे सकते हैं ना, तो लिख के दे देंगे। तो यही है, ना तो हथियार कोई बेचेगा किसी को,
ना तो तकनीकी बताएगा, दोनों ही चीज़ों पर रोक है। इससे क्या होगा, हथियारों का प्रसार नहीं होगा, किसी और के पास हथियार नहीं जाएंगे। दूसरा इसका उद्देश्य है निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट। मतलब जिन देशों के पास हथियार हैं उनको ख़त्म करवाया जाए, एलिमिनेट करवाना, ना कि हथियारों को ख़त्म करना। ये लोग आपस में संधि करके, बैठक करके ख़त्म करेंगे। तीसरा, शांतिपूर्ण उपयोग करो, शांति पीसफुल यूज की अनुमति है। ये कर सकते हो। ये कौन सा उपयोग है? देखिए, जैसे आपका जो यूरेनियम है, केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिक्रियाएं आपने पढ़ा होगा। इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकों के बीच जो रिएक्शंस होती हैं उन्हीं को बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं। ये चीज़ें होती हैं दो तरह की नाभिकीय अभिक्रियाएं। एक मिनट, नाभिकीय अभिक्रिया जो होती हैं तो दो तरीके की होती है, वही बता देते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है दो तरीके की। एक होती है नाभिकीय विखंडन, एक दूसरी होती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक नाभिक का विखंडन होता है दो या दो से अधिक नाभिकों में। नाभिक का मतलब होता है एलिमेंट, समझिए, ठीक है। कोई एलिमेंट है, वो ब्रेक कर गया दो या दो से अधिक भागों में। अधिक भाग नहीं होते, तत्व होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ संलयन में क्या होता है, दो नाभिक न्यूक्लियस, चूँकि नाभिकीय क्या हैं तो यहाँ नाभिक केंद्र में रहते हैं, दो नाभिक जुड़कर एक नाभिक या बड़ा नाभिक बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, एक नाभिक टूटेगा तो इससे दो या दो से अधिक तत्व बनेंगे, ठीक है। ये अभिक्रिया का लक्षण मैंने बताया जो पूछा जाता है। अब नाभिकीय विखंडन के दो यूज हम लोग करते हैं इस समय। एक तो हम बनाते हैं परमाणु बम, और दूसरा बना रखा है हमने रिएक्टर। ठीक, यहाँ नाभिकीय विखंडन के क्रम में जो नाभिक की हम बात कर रहे हैं वो नाभिक होता है यूरेनियम का। यूरेनियम तत्व चाहिए होता है, तो यूरेनियम के बारे में ऊपर हम लोग पढ़ ही चुके हैं। परमाणु बम बनाना है तब भी यूरेनियम चाहिए, नाभिकीय रिएक्टर से ऊर्जा पैदा करनी है तब भी यूरेनियम ही चाहिए। नाभिकीय रिएक्टर से ऊर्जा, आपने पढ़ा होगा कि भारत में 21 या 22 रिएक्टर हैं जिनसे ऊर्जा पैदा होती है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। दोनों ही जगहों पर यूरेनियम यूज होता है। यहाँ पर जो इनरिचमेंट होता है यूरेनियम का वो कम होता है, परमाणु बम में 90% प्लस वाला चाहिए होता है यूरेनियम। अब इसी परमाणु बम में जो अभिक्रिया होगी नाभिकीय विखंडन की, ये अनियंत्रित होती है, और नाभिकीय रिएक्टर में जब करते हैं तो नियंत्रित होती है, कंट्रोल्ड वे में करते हैं। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी हम जो बात कर रहे हैं एनपीटी की, वो कह रहा है कि ये वाला नहीं करना है, परमाणु बम वाले की अनुमति तो नहीं है। हाँ, ये वाला आप कर सकते हैं, नाभिकीय रिएक्टर बनाइए, उससे ऊर्जा पैदा कीजिए, इससे ऊर्जा पैदा कीजिए। इस वाले पोर्शन की अनुमति सभी देशों को है, ठीक। अभी आपने संलयन वाला पढ़ा, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल हमारे पास दो हैं। एक तो हाइड्रोजन बॉम्ब, पूछा ही जाता है एग्जाम में, और दूसरा है सूर्य द्वारा जो
ऊर्जा निकलती है वो कौन सी अभिक्रिया से निकल रही है? नाभिकीय संलयन से। तो ये एंटायर टॉपिक मैंने आपको समझाया, पूरा प्रयास किया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक विवाद है सेकाकू द्वीप को लेकर के। सेनकाकू अभी यहाँ से जापान का एक जहाज गुजरा, यहाँ से मतलब सेनकाकू द्वीप से, तो उसी पर चीन ने ऑब्जेक्ट किया है। तो ये विवादित द्वीप है, हमें ये पता होना जरूरी है कि किसके किसके बीच विवादित है। चीन ने ऑब्जेक्ट किया है, जापान के, तो दोनों के बीच ही विवादित है। चीन इसे अपना कहता है और जापान इसे अपना कहता है। लोकेटेड कहाँ है इसकी? पूर्वी चीन सागर में, जापान के पास में वही है। तो पूर्वी चीन सागर में स्थित यह द्वीप दोनों के बीच विवादित है। इसका नाम जो सेनकाकू है वो जापान का कहना है कि इसका नाम सेनकाकू है। चीन इसे दियायू कहता है, दियायू, मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ, DIAOYU, दियायू। ठीक, ये दोनों के बीच विवादित है। नेक्स्ट है, वियतनाम ने अभी 50 साल पूरे किए हैं, 50वीं एनिवर्सरी मनाई है। किस बात की? विजय की। विजय किस पर प्राप्त की? अमेरिका से। अमेरिका वियतनाम में घुसा हुआ था, युद्ध कर रहा था, तो अमेरिका को वहां से खदेड़ा, वही विजय। कब ऐसा हुआ था? एक घटना है 1975 की। इसी संदर्भ में एक एडिटोरियल है जिसमें चीज़ें आई हैं। तो वियतनाम में एक पार्टी है जिसकी सरकार है, जैसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वैसे वियतनाम में भी है। तो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, बेसिकली आपको ये पता होना जरूरी है। तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है तो सिंगल पार्टी की सरकार ही होगी, वहाँ पर सिंगल पार्टी की सरकार चलती है। और वहाँ के एक नेता थे जिनका नाम था, बहुत बड़े नेता थे, हो जैसे अपने यहाँ गांधी जी, हो ची मिन्ह। इन्हीं के नाम पे रखा गया है शहर का नाम हो ची मिन्ह सिटी, जो है वियतनाम की राजधानी। ठीक, एक टर्म आया है इस एडिटोरियल में, मैं आपको वो बता देता हूँ, पूरा एडिटोरियल चर्चा नहीं करूँगा अभी। दोई मुई, DOI MOI, दोई मुई। इसको बोला जा रहा है, दोई मुई का मतलब है रिनोवेशन, सुधार। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ वियतनाम में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया, आर्थिक सुधार, उसी को दोई मुई कहा गया। आर्थिक सुधार किए गए उसी को दोई मुई के नाम से जाना जाता है। क्या आर्थिक रिफॉर्म हुए, इसको जानने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि पहले क्या व्यवस्था थी। ठीक है, चलो चर्चा कर ही लेते हैं। तो क्या व्यवस्था थी वहाँ पर, 1986 तक क्या व्यवस्था थी, और उसके बाद क्या परिवर्तन किए गए, जिन्हें हम दोई मुई कहते हैं। देखिए, ये सरकार है यहाँ पर किसकी? कम्युनिस्ट पार्टी की। तो जो सोशलिस्ट पॉलिसीज या कम्युनिस्ट पॉलिसीज होती हैं वही इन्होंने लागू की हुई थी। तो क्या पॉलिसी थी वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो
एक तो था इनकी जो इकोनॉमी थी सेंट्रली प्लान्ड थी। क्या थी? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मतलब ये इकोनॉमी मतलब केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था थी। जैसे भारत में जब योजना आयोग था तो केंद्र में ही सारी जो प्लानिंग होती थी वही होती थी और वो नीचे उसके हिसाब से काम किया जाता था। तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था थी। दूसरा, उस समय जो था एक काम इन लोगों ने किया था, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब कृषि का कलेक्ट करके कृषि जो जमीन थी कृषि भूमि को एकत्रीकरण कर दिया गया कृषि भूमि का और उस पर की गई सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग इनटू सहकारी कोऑपरेटिव। इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रीयकरण भी कर दिया उद्योगों का खरीद खरीद के। और इन्होंने भी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की। जैसे कि हमारे पास भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो हमने रूस से देखकर लिया था। तो वो जो पंचवर्षीय व्यवस्था है ये समाजवादी व्यवस्था से लिया गया होता है। अब इनका परिणाम क्या हुआ? कृषि भूमि का एकत्रीकरण, लोगों से भूमि को लेकर के सहकारी कृषि करवाई गई। इससे क्या हुआ? कृषि का उत्पादन घट गया। उत्पादन घटेगा क्यों? क्योंकि उत्पादकता घट गई। उत्पादकता घट गई इसका मतलब ये है कि 1 हेक्टेयर मान लीजिए पहले 100 किलो होता था, 100 क्विंटल, अब 50 क्विंटल हो गया। तो उत्पादकता भी घटी, उत्पादन भी घटा। इससे क्या होगा? अनाज की कमी हो गई। अनाज या खाद्यान्न की कमी, वस्तुओं की कीमतें, एक उल्टा निशान लगा दिया मैंने, अनाज की कमी हो गई प्लस वस्तुओं की भी कमी हो गई। अब जब कमी होती है तो इनके दाम क्या होंगे? इनके दाम बढ़ गए। और दाम बढ़ने को बोलते हैं मुद्रास्फीति। और जब दाम बढ़ेंगे तब क्या होगा? तब एक समस्या ये आती है कि लोग परेशान हो जाते हैं और फिर होता है सत्ता में परिवर्तन। तो लोग परेशान बहुत ज़्यादा हो गए। इसी के बाद राष्ट्रीयकरण, पंचवर्षीय योजना, ये सब का सामूहिक परिणाम है। तो इसके बाद चेंज किया इन्होंने अपनी व्यवस्था में। तो जो सुधार किए थे वो मैं अब लिख रहा हूँ। क्या सुधार किए? तो जो कलेक्टिवाइजेशन किया गया था कृषि भूमि का एकत्रीकरण, उसको वापस से डी कलेक्टिवाइजेशन कर दिया गया। डी कलेक्टिवाइजेशन मतलब जिससे जमीन ली गई थी उसको वापस कर दी गई, अपने अपने हिसाब से करो। दूसरा, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, लघु उद्यम थे, उनको प्रमोशन दिया गया, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, विदेशी निवेश को आने दिया गया कि भाई विदेशी निवेश आने दो, प्लस इनकी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ी गई। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण मतलब ये होता है कि जैसे ये कोई देश है, इसने अपने आप को बंद कर रखा था, अब यहाँ से सामान बाहर जा सकता है, बाहर से अंदर आ सकता है, इस तरह से एकीकरण हुआ। प्लस चूंकि सोशल व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है समाजवादी, तो वहाँ पर जो राज्य के उपक्रम होते हैं, जैसे अपने यहाँ पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वैसे वहाँ पर भी होते हैं। तो पीएसयूज में सुधार किया गया।
तो ये सुधार करके इन्होंने अपने यहाँ ड्रेस्टिक रिफॉर्म किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, वहाँ गरीबी कम हुई और इस समय पहुँच गए हैं इनकी जो पर कैपिटा इनकम है $4,300 है। $4,347 पर कैपिटा इनकम है इनकी। तो ये इनका फायदा हुआ, इसका अर्थव्यवस्था का कैसे इन्होंने अपनी सुधार किया। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। एक और अच्छा न्यूज लिख लीजिए, IICT मुंबई में बनाया जा रहा है, घोषणा कर दी है। जैसे IIT होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, C फॉर क्रिएटिव। तो बस इसी के साथ हम खत्म करते हैं।